हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज का यानी 1 मार्च का सेशन स्टार्ट करते। इस सेशन में हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स प्लस टॉपिक रिलेटेड स्टैटिक पार्ट और प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन एट लास्ट आपके क्विज के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं सेशन। First question है, National Health Authority's Scan and Share Service was launched as part of which scheme? National Health Authority's Scan and Share Service किस स्कीम का पार्ट था? आंसर है ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM मिशन का पार्ट है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज स्कैन एंड शेयर सर्विस जो जस्ट 5 मंथ हुए इसको आए हुए। क्या होता है सर्विस के थ्रू? इस स्कीम में यूनिक क्यूआर कोड को प्रेजेंट किया गया है इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ, यानी जो टोकन जनरेशन प्रोसेस है किसके लिए? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए वो बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है और टाइम टेकन प्रोसेस अब नहीं रही बाय द हेल्प ऑफ यूनिक क्यूआर कोड स्कीम जो कि पार्ट है नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज स्कैन एंड शेयर सर्विस। अप्रॉक्स ऑल ओवर इंडिया में ये इस इनिशिएटिव को सभी स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिया है। 25 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज का डेटा आया है इस स्कीम के लिए, इसलिए ये अभी न्यूज में रही। अपने 5 सक्सेसफुल मंथ के लिए ये अभी न्यूज में रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसकी जिसकी स्कीम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज स्कैन एंड शेयर सर्विस। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अगर बात करें तो ये आया था 2017 में, और 2017 में भी किसके थ्रू आया था? ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी के थ्रू। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के थ्रू लॉन्च किया गया था आयुष्मान भारत को। आयुष्मान भारत यानी किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। और अगर मैं आयुष की फुल फॉर्म की बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष्मान भारत, तो इसमें जो आयुष की फुल फॉर्म होती है वो होती है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये इसकी फुल फॉर्म है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अभी न्यूली मिनिस्ट्री है। कब आई थी? 9 नवंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, जिसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। अब आयुष्मान भारत से ही फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आया। ये आया था 2021 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? काजीरंगा नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा इसका आसाम। आसाम में सिचुएटेड है ये। प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया का जो कि आसाम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। स्पेशली ये जो फेमस है ये है वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए फेमस है ये। और इसीलिए ये अभी न्यूज में रहा क्योंकि डेटा काउंट हुआ था किसके लिए? राइनोसॉर्स का। कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अ फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन राइनो पॉपुलेशन वो अभी हाल में पब्लिश हुई है, इसलिए ये नेशनल पार्क अभी न्यूज में रहा। इसके अलावा जो प्रीवियस नेशनल पार्क थे जो न्यूज में रहे थे वो एक था इंटांकी नेशनल पार्क था जिसकी हमने बात की थी। कहाँ पर है ये? नागालैंड में है इंटांकी नेशनल पार्क। इसके अलावा हमने बात की थी कांगर वैली नेशनल पार्क की जो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। एक अभी कूनो नेशनल पार्क फेमस था जिसमें लाए गए थे चीते। कहाँ से? नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से इस बार 12 लाए गए और नामीबिया से 8 लाए गए थे। और इससे आप ध्यान रखना कि देश का यानी पहला फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क ये कौन सा है? ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कहाँ पर है? कौन से स्टेट में है बताइए, काफी क्वेश्चन रहता है इसका। और कौन सी लेक पर है? ये लेक तो है लोकटेक लेक पर है। और कौन से राज्य में है, कौन से स्टेट में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क? और अगर नेशनल पार्क की बात हो ही रही है तो एक ध्यान रखना, बराक ओबामा। क्यों क्यों फेमस है बराक ओबामा? बिकॉज इनकी डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई थी अवर नेशनल पार्क जिसको मिला था बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड। एमी अवार्ड मिला था बराक ओबामा की अवर नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री सीरीज को, इसलिए ये न्यूज में रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द नेशनल ग्रीन फिजिकल इंसेंटिव्स पॉलिसी फ्रेमवर्क? किस कंट्री ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है नेशनल ग्रीन फिजिकल इंसेंटिव्स पॉलिसी फ्रेमवर्क? इसको लॉन्च किया है केन्या ने, जिसकी जो कैपिटल कौन है? नैरोबी, वो उसकी कैपिटल है। इसका एम क्या है? यानी जो फ्रेमवर्क लॉन्च किया है नेशनल ग्रीन फिजिकल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसका जो एम है वो प्रमोट करना क्या? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। कहाँ पे? केन्या में। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए
और कंट्री के कार्बन कैप्चर को रिड्यूस करने के लिए इसको पॉलिसी को लाया गया है। बेसिकली जो इसके फीचर है, यानी इस पॉलिसी की जो बेसिक फीचर है यानी मेन फीचर बात करें तो एक है ट्रैफिक कंजेशन चार्ज, जो कि हर कंट्री में फेमस हो रहा है। तो केन्या ने भी इसको अपनाया है, ट्रैफिक कंजेशन चार्ज प्लस न्यू टैक्स पॉलिसी आई है किसके लिए, कार्बन एमिशन मैन्युफैक्चरर के लिए, कि जो जितने लेवल पर कार्बन एमिशन कर रहा है मैन्युफैक्चरर बड़े लेवल पर, उनके लिए टैक्स लाया गया है कि करिए आप कार्बन को प्रोड्यूस और उतना ही टैक्स हमें दीजिए। ठीक है, सो इससे ऑफ कोर्स लिमिटेशन आएगी किसके लिए, कार्बन कैप्चर के लिए। मे बी पॉल्यूशन को कम करने में ये पॉलिसी हेल्पफुल साबित हो। इसके अलावा हम बात करें अलग क्वेश्चंस की जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो वो है यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी, जिसका टारगेट ईयर है 2030 और जो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो 17 है। लास्ट हमने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात भी की थी, जिसमें से हमने याद किया था कि फर्स्ट जो गोल था वो नो पॉवर्टी था, कि पॉवर्टी नहीं रहनी चाहिए। सेकेंड था कि जीरो हंगर। थर्ड था गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फोर्थ जो एसडीजी था वो था क्वालिटी एजुकेशन। और फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी। सिक्स्थ सस्टेनेबल गोल कौन सा है आप बताइए। ठीक है, तो ये मेजरली 5 तो आप ध्यान रखिए, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। और इसके अलावा इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का जो टारगेट है किसके लिए, जीरो कार्बन एमिशन के लिए, वो है 2017। बट मीनवाइल इंडिया के डेवलप्ड स्टेट्स यानी महाराष्ट्र और तमिलनाडु, उन्होंने बोला है कि वो 2015 तक ही इसको अचीव कर लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले। ठीक है, और अगर हम बात करें इंडिया का एक और गोल है 2047 तक का, क्या, विजन इंडिया। विजन इंडिया का गोल इंडिया का 2047 तक का है, और प्लस एनर्जी इंडिपेंडेंट। एनर्जी इंडिपेंडेंट के लिए भी जो इंडिया का टारगेट है वो 2047 तक का है। ठीक है, आगे बढ़ते। Next, which state was ranked the top performer in the Foundational Literacy Numeracy Index 2022? So कौन सा स्टेट टॉप परफॉर्मर है किसमें, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी इंडेक्स 2022 में। सो आंसर होगा इसका वेस्ट बंगाल। सो ये इंडेक्स हाल ही में पब्लिश हुआ है। किसने पब्लिश करा है इस इंडेक्स को, सो इस इंडेक्स को पब्लिश करा है द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने। ठीक है, इसने इसको पब्लिश करा है। क्या बता रहा है ये, एक्चुअल में ये मेजर कर रहा है लिटरेसी ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10। सो बिलो एज ऑफ 10 वाले बच्चों की लिटरेसी लेवल को मेजर करने के लिए इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया है। और इसमें जो टॉप परफॉर्मर्स रहे वो कौन है, सो टॉप स्टेट के लिए तो कौन है, वेस्ट बंगाल है। और सबसे लोअर रैंक पर कौन है, यूपी है, फॉलो बाय बिहार एंड राजस्थान। इसके लिए जो पैरामीटर्स है इस इंडेक्स को मेजर करने के लिए, वो कितने पैरामीटर है, 5 पैरामीटर के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट को, इंडेक्स को पब्लिश किया गया है। और अगर हम बात करें स्मॉल स्टेट्स में, तो स्मॉल स्टेट्स में जो टॉप परफॉर्मर रहा है वो कौन है, मणिपुर है। और केवल हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो अगर किसकी बेसिक्स पे बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, सो उसमें है रहा है मिजोरम। बट अगर हम बोले स्मॉल स्टेट्स तो मणिपुर। ठीक है, और ओवरऑल टॉप स्टेट वेस्ट बंगाल, लोअर उत्तर प्रदेश। इस रिपोर्ट का, इस इंडेक्स का ये सेकंड एडिशन था। इसके अलावा हम कुछ अदर इंडेक्स की बात करें जो कि हाल ही में पब्लिश हुए थे, तो उसमें एक था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो 2023 में आया है, और इसमें इंडिया की रैंक रही थी 4th। ठीक है, और फर्स्ट पे कौन था, यूएसए इस पे फर्स्ट पे था। अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें फर्स्ट रैंक पर तो कौन था, फिनलैंड था, और इंडिया को मिली थी 121 रैंक। अगर एक रिपोर्ट की हम बात करें तो वो था ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसमें फर्स्ट पे तो कौन था, आइसलैंड, और 135 में ओवरऑल था। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च द सोयोज MS-23 स्पेस फ्लाइट। सो हाल ही में किस कंट्री ने लॉन्च करा है सोयोज MS-23 स्पेस फ्लाइट। सो इसको किया है रशिया ने, जिसपे यूक्रेन पर किया था वॉर।
सो रशिया ने लॉन्च किया है सोयोज MS-23 स्पेस फ्लाइट। क्यों लॉन्च करा है इस स्पेस फ्लाइट को? इसका जो पर्पस था वो था टू रिप्लेस द सोयोज MS स्पेस क्राफ्ट 22, जो कि कहाँ पर स्पेस में फंस चुका था। यानी सोयोज MS-22 को रिप्लेस करने के लिए सोयोज MS-23 को भेजा गया। एम्प्टी गया था ये स्पेसक्राफ्ट। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो सोयूज MS-22 था उसमें लीकेज हो गया था। किस काय में लीकेज हुआ था? जो कूलिंग सिस्टम था उसमें लीकेज फाउंड हुआ था, जिस कारण वो वर्क नहीं कर पा रहा था। सो उसके रिप्लेस करने के लिए सोयूज MS-23 को स्पेस स्टेशन में भेजा गया। किसके थ्रू? रशिया के थ्रू। और इसका एक फीचर है कि इसके अंदर रिपेयरिंग ऑफ द लीकेज कैप्सूल के लिए प्रॉपर फंक्शंस है, और प्लस ये मोर रिलायबल एंड सेफ है कंपेयर टू द सोयूज MS-22। के अलावा अगर एक टर्म की बात करें तो एक टर्म बात कर रहे हैं अपन माइक्रोमीटरॉइड। ये जो माइक्रोमीटरॉइड है, इसी के कारण हुआ था सोयूज MS-22 में लीकेज। और कौन सा लीकेज था वो? कूलिंग सिस्टम में लीकेज हुआ था। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग सिस्टम लीकेज वो कौन था? स्मॉल स्पेस रॉक कॉल्ड माइक्रोमीटरॉइड। एक ये ध्यान रखना, माइक्रोमीटरॉइड इस टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स कंडक्टेड अ simulated tabletop exercise called DSC-TTX along with which country? यूएस ने हाल ही में एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है DSC-TTX नाम से। किस कंट्री के साथ कराई है? ये कराई है साउथ कोरिया के साथ। ऑफ कोर्स नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में करी है उन लोगों ने। इसका एम क्या था? इसका एम था कि अगर इन फ्यूचर नॉर्थ कोरिया करता है क्या न्यूक्लियर अटैक, किस पर? साउथ कोरिया, तो उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, ये प्लान था। इसके लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई। किसके बिटवीन? यूएस और साउथ कोरिया के बिटवीन। नॉर्थ कोरिया के फ्यूचर में होने वाले न्यूक्लियर अटैक से कैसे हैंडल करना है, उसके लिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म की गई। इसका ये 8th एडिशन था। अगर हम बात करें यहाँ पे साउथ कोरिया, तो इसकी कैपिटल कौन है? सियोल है। और वही नॉर्थ कोरिया की कैपिटल कौन है? प्योंगयांग है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? तो वो 38th पैरेलल है, जो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को सेपरेट करता है। ठीक है। इसके अलावा अदर एक्सरसाइज की हम बात करें जो हाल ही में इंडिया में हुई है। हाल ही में हमने जापान के साथ करी है 2 एक्सरसाइज, जिसका नाम है धर्मा गार्जियन और वीर गार्जियन। दोनों ही कहाँ पर हुई थी? जापान में हुई थी। इजिप्ट के साथ हमने अभी करी थी कौन सी? साइक्लोन 1 करी थी। और कहाँ पे करी थी? राजस्थान के जैसलमेर में। वरुण एक्सरसाइज हमने करी थी कहाँ पर करी थी? फ्रांस में करी थी। फ्रांस के साथ करी थी। और कहाँ पर करी है? वेस्टर्न कोस्टल पे करी है, यानी जो वेस्टर्न कोस्ट है उस पर करी थी फ्रांस के साथ वरुण एक्सरसाइज। और एक बात करें प्रलय एक्सरसाइज, तो इस प्रलय एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है किसने? इंडियन एयर फोर्स ने। और कहाँ पर? ईस्टर्न इंडिया में। और साथ ही साथ एक इंटरनेशनल लेवल की हम बात करें तो तारकाश थी, जो कि किसके बिटवीन थी? NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड यूएस के बिटवीन। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द अर्बन 20 एंगेजमेंट ग्रुप्स इनोग्रल इवेंट हेल्ड? कहाँ पर हुआ अर्बन 20 एंगेजमेंट ग्रुप का इनोग्रल? ये हुआ है अहमदाबाद में। अर्बन 20 जो कि G20 की मेजरली 11 समिट्स का पार्ट है, उसका इनोग्रल हुआ है अहमदाबाद में। क्या रोल है अर्बन 20 एंगेजमेंट ग्रुप का? तो इसका रोल है जो सिटीज है उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोलॉजिकल हार्मोनी में बिठाना। यानी रोल ऑफ सिटीज इन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड इकोलॉजिकल हार्मोनी में सिटीज के रोल के लिए अर्बन 20 एंगेजमेंट ग्रुप को होस्ट किया गया। कहाँ पर? अहमदाबाद में। इसके अलावा अगर हम अदर बात करें तो B20 जिसकी हमने बात करी थी, कहाँ पर हुआ था? मणिपुर में हुआ था। Y20 ये हुआ था असम में हुआ था। थिंक 20 ये हुआ था भोपाल में हुआ था। इसके अलावा जो अदर है वो एक सिविल 20 है, लेबर 20 है, संसद 20 है, साइंस 20 है, SAI 20 है, स्टार्टअप 20 है जिसको इंडिया ने इनिशिएट किया था, विमेन 20 है। ठीक है। ओवरऑल 11 समिट्स है G20 का मेनली, जो कि इंगेज्ड ग्रुप यानी G20 के इंगेज्ड ग्रुप की 11 समिट्स। ठीक है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस इन 2024?
कौन सा देश होस्ट रहा किसका एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस इन 2024? इसको होस्ट करा है इंडिया। इंडिया करेगा 2024 में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस फॉर जर्मन बिजनेस। एक्चुअल में लाइकली टू होस्ट है इंडिया, ठीक है। और क्या है, ये एक फ्लैगशिप इवेंट है जो प्रोवाइड कराता है प्लेटफॉर्म। किस चीज के लिए प्लेटफॉर्म? टू स्ट्रेंथन पर्सनल एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन यूरोप एंड एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन और यूरोप के बीच में पर्सनल और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस। इसके अलावा हम इंडिया की बात करें तो वो कौन क्या क्या होस्ट कर रहा है। इंडिया होस्ट कर रहा है G20, इंडिया होस्ट कर रहा है SCO शंघाई कॉर्पोरेशन, एंड इंडिया इसके अलावा होस्ट कर रहा है APPU यानी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। APPU को भी इंडिया होस्ट कर रहा है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा बैंकॉक थाईलैंड में मिलेगा। इसकी इंफॉर्मेशन किसने प्रोवाइड कराई? इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई हाल ही में जर्मन के जो चांसलर है, क्या नाम है उनका, ओलाफ शॉल्स। ये रहे थे कहाँ पर? इंडिया की विजिट पर। इंडिया की विजिट के दौरान जो ओलाफ शॉल्स है, जो कि जर्मन के चांसलर है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि इंडिया होस्ट करेगा 2024 में, लाइकली टू होस्ट एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 24 में। इसके अलावा अदर हम विजिटर्स की बात करें जिन्होंने इंडिया को विजिट करा, अभी ही हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 73rd फाउंडेशन डे पर सिंगापुर के चीफ जस्टिस आए थे। कौन थे वो? सुंदरेश मैनन थे। और उसके अलावा 17th जो प्रवासी भारतीय था उनमें आए थे कौन? गुआना के प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या था? मोहम्मद इरफान अली। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिपब्लिक डे पर कौन आए थे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है। ये मेजर विजिटर्स रहे इंडिया के, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिबेनी विच इज द होस्ट ऑफ कुंभो महोत्सव इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अगेन एक स्टेट फेस्टिवल आया है जो कि है त्रिबेनी कुंभो महोत्सव। कौन से राज्य में इसको होस्ट किया गया? आंसर होगा, इसको इसको मनाया गया है हाल ही में वेस्ट बंगाल। मैं आपको बता दूं कि 700 ईयर्स एगो ही ये जो महोत्सव है ये एग्जिस्ट, ये खत्म हो चुका था। लेकिन अभी 2 साल पहले ही वहां के लोकल्स ने इसको क्या करा है? रिवाइव करा है। यानी 700 साल पुराना फेस्टिवल जो कि 700 साल पहले ही खत्म हो चुका था, उसको 2 साल पहले रिवाइव करा गया है। त्रिवेणी कुंभो महोत्सव कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली में अभी हुआ था एक इवेंट, क्या था? बरिसो कन्नड़ दिम दिमावा, एक कल्चरल फेस्टिवल था। और किसके लिए ये कल्चरल फेस्टिवल था? कर्नाटक की हेरिटेज साइट्स के लिए ये कल्चरल फेस्टिवल था। बेसिकली टू सेलिब्रेट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ कर्नाटक, बेरुसा कन्नड़ा दिम दिमावा कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस विटनेस द अडॉप्शन ऑफ विच डिक्लेरेशन? वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस का 18th एडिशन था, जिसने विटनेस किया किसके, कौन से डिक्लेरेशन के अडॉप्शन को? हुआ है जयपुर डिक्लेरेशन। हिस्ट्री से मालूम चलता है कि जो डिक्लेरेशन से पहले वर्ड मिला है जयपुर, यानी वहां पर हुआ है ये वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस। देख सकते हैं तभी नाम पड़ा है जयपुर डिक्लेरेशन। जयपुर में ऑर्गेनाइज हुआ है वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, जिसका एडिशन है 18th एडिशन। किसने ऑर्गेनाइज करा है? इसको ऑर्गेनाइज करा है रेलवे प्रोटेक्टेड फोर्स ने, यानी RPF ने, एंड द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यानी IUC, इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करा है। रेलवे, RPF जो आया था 1957 में, IUC जो आया था 1922 में। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है पेरिस फ्रांस में है। ठीक है। इन दोनों ने टुगेदर ऑर्गेनाइज करा है वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस 18th वर्ल्ड। ठीक है। और कौन कर रहा है इसको होस्ट? इंडिया कर रहा है। कब से कब तक करेगा? 22 से 24 तक करेगा, जुलाई। इंडिया एक चीज और होस्ट कर रहा है 2022 से लेकर 2024 तक, एंड दैट इज वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस का होस्ट कौन रहा? इंडिया रहा, जिसने अभी करा जयपुर डिक्लेरेशन। क्या किया गया था इस डिक्लेरेशन में? तो इस डिक्लेरेशन में डिस्कस किया गया था सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो कि कर सकते हैं रेलवे को हानि, यानी ऐसे मेजर मुद्दों पे बात की गई थी जो कि रेलवे के लिए काफी हार्मफुल है, उसके इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। रेलवे की सिक्योरिटी चैलेंज इश्यूज पर डिस्कस किया गया था।
और काफी सारे सॉल्यूशंस भी किसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी यानी रेलवे की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उठाए गए हैं इस डिक्लेरेशन के दौरान। थीम आपसे पूछ सकते हैं, तो थीम ध्यान रखिए कि जो 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस है उसकी थीम क्या रही थी, तो उसकी थीम थी रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्स एंड विजन फॉर फ्यूचर। ये इसकी क्या रही थी, थीम रही थी। आई रिपीट, रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्स एंड विजन फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम करेंगे रिवीजन लास्ट करंट अफेयर्स का। So question है, who is the first women officer to be operationally deployed Kumar Post Siachen? Very important question है, कैप्टन शिवा चौहान be the first women officer जो कि operationally deploy है कहाँ पर, कुमार पोस्ट सियाचिन में। इंडिया साइन USD 1.2 बिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद विच इंस्टीट्यूशन। सो इंडिया ने करा ये ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। गान नगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, सो इसको हम मनाते हैं मणिपुर में। एंड विच स्टेट हैज अनाउंस टू स्टार्ट द कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट, सो ये किया था कर्नाटक ने किया था। द ब्रह्मा कुमार इज स्पिरिचुअल मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट, सो ये है आंध्र प्रदेश में है। विच इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट्स द बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट, सो इसको करा है SGVN लिमिटेड ने किया था। सियोम ब्रिज हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सो अरुणाचल प्रदेश में बना था सियोम ब्रिज, और एक ज्वारी ब्रिज था जो कि गोवा में बना था। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी, सो किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT ने। एंड आउट what is the outlay of the Broadcasting Infrastructure and Network Development BIND scheme? So ये है ₹2500 का outlay है किसके लिए, BIND scheme के लिए। And Vaibhav, Saurav and Gaurav are the civilian award provided by which state? So ये क्या है, आसाम ने। So Vaibhav award, Saurav award and Gaurav award ये प्रोवाइड कराया जाता है आसाम के थ्रू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आज के क्विज के क्वेश्चन। सो ये है आज के क्विज के क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए इन्हें, इनके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट्स में, और साथ ही साथ इसके आपका कोई भी रिव्यू है, सजेशन है, फीडबैक है, इम्प्रूवमेंट है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी ट्राई करूंगी उसको और इम्प्रूव करने की। और प्लीज इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर कल मिलते हैं वापस सेम टाइम सेम जगह एक न्यू सेशन के साथ।